बिल्किस बानो, ये नाम सुनते ही याद आती है वो घटना जो आजाद भारत के इतिहास में क्रूरता का शायद चरम थी। आप सोच के देखिए, दंगों के दौरान 6 महीने की गर्भवती थी बिल्किस बानो, जब उन किया गया, उनके 2.5 साल की बच्ची को मार दिया गया, उनके परिवार के दूसरे लोगों को मार दिया गया, उनकी मां के साथ किया गया, सर पटक के उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद न तो ढंग से एफआईआर लिखी गई, न ढंग से पोस्टमार्टम हुआ। बहुत मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और वो न्याय भी 15 अगस्त 2022 के उस पावन दिन पलट दिया गुजरात सरकार ने, जिस दिन हम आजादी की सालगिरह मना रहे थे, जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय लाल किले से खड़े होकर महिला सम्मान की बात कर रहे थे। उसी दिन बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों और बलात्कारियों को रिहा कर दिया था गुजरात सरकार ने। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो न्याय को फिर से स्थापित करता है। इस पूरे फैसले के बारे में, इस पूरे केस के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी हक पसंद लोगों को, जो हक बात करना पसंद करते हैं, जो न्याय पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, उन सब के लिए खुश होने के लिए नए साल की पहली खबर दे दी है। बिल्किस बानो मामले से आप सब लोग परिचित हैं, मैं डिटेल में बात करूंगा उस पर अभी, लेकिन इतना तो सबको पता ही है कि बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे उन सबको गुजरात में, गुजरात की जो सरकार थी, गुजरात के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान के लिए बात की थी, महिलाओं के सम्मान की घोषणा की थी, ठीक उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के हत्यारों और ही कह लीजिए आप, खैर उसके बच्चे के हत्यारे भी थे वो, उनको अपनी तरफ से एक इंजेक्शन करके रिहा करवा दिया था। उस इंजेक्शन के चलते वो सारे के सारे लोग रिहा हो गए थे जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी। और रिहा होने के बाद बाकायदा इनको माला पहनाया गया था, इनका स्वागत किया गया था। हम तब भी समझ रहे थे कि गुजरात चुनाव में ध्रुवीकरण को और तेज करने के लिए यह सारा कुछ किया गया था और गैर कानूनी तरीके से किया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि जो ये हुआ वो गुजरात सरकार ने अपनी शक्ति का, जो उसके पास शक्ति है, जो उसके पास पावर है, उसका दुरुपयोग करके एक ऐसा काम किया था जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यानी गुजरात सरकार ने एक लफ्ज में अगर कहें तो गैर कानूनी तरीके से और हत्यारों को रिहा किया था। यह बात आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दी और इससे यह रास्ता खुल गया कि उन लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा और उन्होंने ह्यूमैनिटी के प्रति, मानवता के प्रति जो इतना बड़ा अपराध किया था, उस अपराध की पूरी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। आज की यह बड़ी खबर है और आज की यह सिर्फ बड़ी खबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी खबर है जो थोड़ा राहत देती है। जिस तरह के फैसले आए, चाहे वो कश्मीर के मसले पर, चाहे बाकी सारे मसलों पर जिस तरह के फैसले आए, कई बार लोगों को लगा कश्मीर के मसले पर जो फैसला आया था उस पर एक रिटायर्ड जस्टिस ने ही बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की परंपराओं के अनुरूप नहीं है, किस तरह से केंद्र सरकार को वो जरूरत से ज्यादा पावर देता है। इसके अलावा भी कई फैसले आए थे और आते रहते हैं जिनसे कई बार निराशा होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, वो न्याय की आशा और आकांक्षा का आखिरी केंद्र है। इसीलिए दर्द होता है जब उमर खालिद को लंबे वक्त से डेट ही नहीं मिलती है और जब डेट मिलती है तो जमानत पर सुनवाई के लिए वक्त ही नहीं होता है जजों के पास। तो ऐसे माहौल में जब बिल्किस बानो के मामले पर यह फैसला आया है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सुकून देने वाला है। सुकून इस रूप में कि चलिए सुप्रीम कोर्ट से कम जस्टिस तो हुआ।
ये घटना आप सब लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा इतिहास में जा रहा हूं, थोड़ा डिटेलिंग, क्योंकि लंबा वक्त हो गया। 2002 की घटना है और अब चल रहा है 2023, 21 साल बीत गए। बहुत सारे लोग उस घटना को भूल गए होंगे। मेरे साथ दर्द यह है कि उस पूरे दौर में जब मैं नौकरी में था तो उस वाले दौर में मेरी पोस्टिंग गुजरात के अंदर थी, तो ये सारी खबरें बहुत करीब से मेरे पास आई हैं, वो सारा कुछ मैंने सुना है, वो सारा दर्द मैंने अपने सीने में महसूस किया है। इसलिए जब ये फैसला सुना मैंने तो मेरा दिल भर आया। डेट थी 27 फरवरी 2002, 27 ऑफ फरवरी 2002, जब गोधरा कांड हुआ था। यानी गोधरा में जो ट्रेन जा रही थी उसमें आग लगाई गई थी, इसमें 59 लोग, 59 लोग मारे गए थे और उसके बाद गुजरात के अंदर दंगे भड़क गए थे। अब इन दंगों से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने गोद में एक बेटी और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी और उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। यानी एक बच्ची उसके साथ थी और एक बच्चा उसके पेट में था और दंगे से बचने के लिए 15 और लोगों के साथ वो अपने गांव से भाग गई थी। गुजरात के दाहोद जिले में इसका गांव था राधिकपुर, और वहां पर बिल्किस बानो अपने 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ रहती थी। ये सारे लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे लोग दंगे से बचने के लिए भाग गए थे, क्योंकि बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया था। कई सारे घर जला दिए गए थे, संपत्ति लूटी जा रही थी। तो ये गरीब लोग थे और ये गरीब लोग वहां से भाग गए और 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का परिवार छप्परवाड़ नाम के एक गांव में पहुंचा और वहां पर खेतों में छिप गया। लेकिन वहां भी ये सुकून से नहीं रह पाए, वहां भी बच नहीं पाए और 25-30 लोगों ने इनके ऊपर लाठियों और जंजीरों से हमला किया। अब जब लाठियों और जंजीरों से हमला होगा, 25-30 लोग घेरे रहेंगे, जिसमें ये 12 लोग भी हैं जिनके ऊपर केस चला और सजा हुई, तो आप जानते हैं परिवार की हालत क्या होगी। तो बिल्किस बानो और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थीं परिवार की, उनको मारा गया और फिर उन सब के साथ किया गया, बलात्कार किया गया। आप सोच के देखिएगा कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उसमें बिल्किस बानो भी थी और उसकी मां भी थी। यानी मां और बेटी एक साथ थी। क्या उम्र रही होगी मां की, आप सोच सकते हैं। बिल्किस बानो थी जो 5 महीने के गर्भ से थी, गर्भवती थी। इनके साथ आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने अमानवीय थे, कितने बड़े वहशी थे, जिन्होंने मां और बेटी के साथ बलात्कार किया। और इस हमले में 7 लोग मारे गए उनके परिवार के, उसके अलावा भी 10 लोग मारे गए थे वहां पर, लेकिन 7 लोग उनके परिवार के मारे गए। यानी पूरी घटना क्या है कि बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल थी। बिल्किस बानो, उसकी मां और जितनी महिलाएं परिवार की थी उनके साथ किया गया। और इस घटना के बाद कई घंटे बिल्किस बानो बेहोश रहीं। जब होश आया तो एक आदिवासी महिला से उन्होंने कपड़ा मांगा और किसी तरह से वो एक होमगार्ड से मिली, जो ले गया उनको लिमखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए। वहां कांस्टेबल थे सोमा भाई गोरी, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को भी अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली, क्योंकि जिनका नाम बिल्किस बानो ले रही थी उनका नाम उसने नहीं लिखा था, सिर्फ सामान्य दर्ज कर लिया था, एक शिकायत दर्ज कर ली थी। अब कहां सहारा मिलता? सहारा मिला बिल्किस बानो को गोधरा के रिलीफ कैंप में। गोधरा में जो रिलीफ कैंप बना था उसमें इनको सहारा मिला और वहां से मामला गया मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल। उसके बाद मानवाधिकार आयोग जो है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वहां पे मामला पहुंचा और पूरे देश में जब इसकी चर्चा होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई जांच का आदेश दिया था। यानी शुरू से न्याय जो थोड़ा बहुत मिला वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था वो भी बता देना जरूरी है। थाने में शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन नाम बहुत डाले नहीं गए थे उसमें, और पुलिस ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था इस केस को। इसके बाद ही वो मानवाधिकार आयोग गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच इसकी शुरू हुई। तो जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी लोकल पुलिस ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके, और जैसा मैंने बताया कि सीबीआई को फिर से जांच दी गई। सीबीआई ने जब चार्जशीट अपनी बनाई, जांच करके जो चार्जशीट बनाई, उसमें 18 लोगों को दोषी पाया।
इनमें 5 पुलिसकर्मी थे, 2 डॉक्टर थे, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने न केवल अभियुक्तों की मदद की है बल्कि सबूतों से छेड़छाड़ भी की है। सीबीआई ने कहा था कि जो लोग मारे गए उनका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया ताकि जो अभियुक्त हैं उनको बचाया जा सके। सीबीआई ने जो लाशें थी उनको कब्रों से बाहर निकलवाया और उसके बाद यह कहा कि पोस्टमार्टम के बाद जो लोग थे उनका सिर काटकर अलग कर दिया गया था ताकि उनकी पहचान न हो सके। यानी आप सोचिए कि हुआ, हत्याएं हुई और उसके बाद और हत्यारे थे उनको बचाने के लिए पुलिस ने ठीक से एफआईआर दर्ज नहीं की, ठीक से नाम नहीं लिखे लोगों के। जो लोग जांच करने वाले थे, पोस्टमार्टम करने वाले थे, उन्होंने ठीक से पोस्टमार्टम नहीं की और लोगों के सिर गायब कर दिए गए ताकि कभी अगर लाशें निकाली जाएं तो उनका पहचान ना हो सके। अब जब यह केस खुलता है, जब सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है तो बिल्किस बानो को लगातार जान से मारने की धमकी मिलने लगी और इन धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। यानी किसी घर में वो 2 महीने भी लगातार नहीं रह पाई और इन सब के बावजूद बिल्किस बानो ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और जब देखा कि लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि लगातार धमकियां मिल रही हैं जिसके चलते उनको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यह केस गुजरात में नहीं चलेगा, गुजरात से बाहर चलेगा और यह कोर्ट मुंबई कोर्ट में यह केस भेज दिया गया। अब जनवरी 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने, जो स्पेशल कोर्ट थी, उसने 11 लोगों को दोषी करार किया। 11 लोगों को उसने कहा कि ये दोषी हैं। इन लोगों के ऊपर आरोप था गर्भवती महिला हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का, ये सारा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। जबकि 7 लोगों को छोड़ दिया गया था सबूत के अभाव में। मैंने बताया आपको कि सबूत छिपाने के लिए क्या क्या किया गया था। तो सबूत के अभाव में 7 लोगों को छोड़ दिया गया था और एक जो अभियुक्त था उसकी सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। तो 11 लोगों को फाइनली दोषी करार किया गया। 2008 में यह फैसला आया था। सीबीआई ने बताया इस फैसले में कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मुढ़ड़िया ने बिल्किस बानो का किया, जबकि शैलेश भट्ट ने सलेहा का सिर जमीन से टकराकर मार डाला। बाकी जो अभियुक्त थे उनको रेप और हत्या का दोषी करार किया गया। और असल में हुआ क्या था कि सीबीआई कोर्ट में जब यह केस चल रहा था तो बिल्किस बानो ने इन सभी अभियुक्तों को साफ साफ पहचान लिया था और सबसे दुखद यह है कि ये सारे जो लोग थे वो आसपास के उसकी जान पहचान के लोग थे। ऐसे लोग थे जिसने उसको बचपन से बड़ा होता देखा था, ऐसे लोग थे जो उसकी शादी में शामिल हुए थे, ऐसे लोग थे जो पड़ोसी थे जिनसे दुआ सलाम होती थी, वो लोग थे जिन्होंने बिल्किस का, उसकी मां का और परिवार की दूसरी औरतों को किया, जिन्होंने उसके परिवार के लोगों की हत्या की। ये सारे लोग वो लोग थे जो आस पड़ोस के लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। हैवानियत जब होती है तो अक्सर जो पड़ोसी होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन के आपके सामने आ जाते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो सीबीआई ने माना था इस बात को कि बिल्किस बानो का था, फिर उन्हें बुरी तरह से मार पीट कर अहमदाबाद से 270 किलोमीटर दूर बसे गांव रंधिकपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यह सारा कुछ माना था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें बिल्किस बानो को 2 हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक घर और एक नौकरी देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी थी ये चीज, लेकिन गुजरात सरकार जो है ये देने को तैयार नहीं थी। गुजरात सरकार ने कहा यह मुआवजा बहुत ज्यादा है। उनका कहना था कि 10 लाख का मुआवजा काफी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सारा कुछ माना नहीं। और इन सब के बाद हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय मिला था बिल्किस बानो को, उसको पलटने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत, इंजेक्शन जिसको कहते हैं, माफी नीति के तहत 15 अगस्त को, वही 15 अगस्त जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा लाल किले से महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होगा तो देश का सम्मान होगा, उसी 15 अगस्त को मोदी एक तरफ ये सारा कुछ कह रहे थे और दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने इन सारे के सारे
और हत्यारों को रिहा कर दिया। इसमें जसवंत नाई था, गोविंद नाई था, शैलेश भट्ट था, राधेश्याम शाह थे, विपिन चंद्र जोशी थे, केशर भाई वहानिया, प्रदीप मुढ़ड़िया, बाका भाई वहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना, इन सारे लोगों को गोधरा से रिहा कर दिया गया। गोधरा की जेल में वहां जहां थे ये, वहां से इनको रिहा कर दिया गया। और जब रिहा करके ये निकले तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने इनको माला पहनाया, इनका स्वागत किया। उस समय जो मुख्य सचिव थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह थे जो राजकुमार, उन्होंने कहा था कि 14 साल पूरे हो चुके हैं और उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के चलते सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। मेरा सवाल है, इसमें सिर्फ अपराध की प्रकृति की मैं बात कर रहा हूं कि एक गर्भवती महिला के साथ और उसके बाद उसकी मां की हत्या, परिवार के 7 लोगों की हत्या, यह अपराध की कैसी प्रकृति है जिसके आधार पर गुजरात सरकार ने इनको छोड़ दिया था। लेकिन जिस तरह का समाज हमने बनाया है, मुसलमान के साथ कुछ भी हो तो वो अपराध की प्रवृत्ति सामान्य ही लगती है। उन दंगों को मैं अच्छी तरह से मैंने देखा है, मैंने जाना है, अपने आसपास महसूस किया है, और मैं आपको बहुत साफ लफ्जों में यह बात कह रहा हूं कि हैवानियत की हद थी वो। कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए कि एक महिला, उसका पूरा परिवार उसके सामने मार दिया जाता है, उसकी मां के साथ करके उसको मार दिया जाता है, उसकी 2.5-3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, गर्भ में जो बच्चा है उसको मार दिया जाता है, और उसको भी लगभग मार ही दिया गया था बिल्किस बानो को। किस्मत थी कि वो बच गई, और उसके बाद पुलिस ना तो ठीक से जांच करती है, ना ठीक से उसका पोस्टमार्टम होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 50 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए, तो गुजरात सरकार कहती है 50 लाख का मुआवजा बहुत ज्यादा है, थोड़े कम कर दीजिए इसको, 10 लाख का मुआवजा, जैसे कि किसी बनिए की दुकान पे बैठ के मोल तोल करवा रहे हो। और इन सब के बावजूद जब सजा नहीं रोक पाते हैं, वो सजा होती है, तो 14 साल की बात करके कि 14 साल हो गया है, उनको छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ छोड़ा नहीं जाता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग उनको स्वागत करते हैं, उनका माला पहनाते हैं। किसी के बारे में कहा जाता है कि वो तो ब्राह्मण है, ऐसा अपराध नहीं कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। ये किसी भी ऐसे इंसान के सीने में दर्द पैदा करेगा जो हक की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो बहुत साफ था कि कैसे भी हालात हों, उनमें किसी को इस तरह की हरकत करने की आजादी नहीं दी जा सकती है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया है तो संविधान के उन्हीं उच्चतम मूल्यों को एक बार फिर से स्थापित किया है, जो यह कहता है कि धर्म के आधार पर कोई इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो यह कहता है कि अपराधी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जो बड़ी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, कि बहुत साफ साफ अल्फाज में यह बात कह दी है कि ये जो सजा माफी का मामला है, जिस तरह से सजा माफी दी गई है, गुजरात सरकार उसकी हकदार नहीं थी। गुजरात सरकार के पास वो पावर नहीं थे जिससे वो ये माफी दे सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद बाकी सरकारें इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी, और मुझे तो उम्मीद नहीं है, आपको भी नहीं उम्मीद होगी। लेकिन अगर हमारे केंद्र सरकार के पास नैतिकता होती, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी भी नैतिकता होती, तो इस तरह का फैसला जिस व्यक्ति ने लिया है, जिसकी सरकार में लिया है, उसको कम से कम उसके पद से हटा देना चाहिए था, क्योंकि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। और सिर्फ उसको नहीं, जिन अधिकारियों ने उन कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच ना सके। मैं अशोक कुमार पांडे हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, और चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि न्याय को इसी तरह से सबसे ऊपर रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे ऐसे मुद्दों पर लगातार बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।